हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेली हिंदी एनालिसिस ऑफ 23 मई 2022। आज के वीडियोस में हम इम्पोर्टेंट इश्यूज के थ्रू जाएंगे। फर्स्ट वी विल बी रीडिंग अबाउट द एक्साइज ड्यूटी कट ऑन पेट्रोलियम, okay, on petroleum and diesel, the first important issue. The second important issue will be the new initiative which has been taken by Quad. As we know, Quad, it is the security dialogue between 4 countries, and various initiatives have been taken over here. It focuses on Indo-Pacific region. So यहाँ पे क्या new initiative है, उसका क्या significance होगा, we are going to do that. The next important issue will be, which we are discussing throughout the last week. It is about the wheat export, that on May 13th India banned export of wheat. ओके, तो यहाँ पे एक एडिटोरियल है उससे रिलेटेड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, एंड द फंडामेंटल क्वेश्चन रेज्ड बाय दैट एडिटोरियल इज दैट वेदर export ban is going to help the farmers, or it is about procurement policy on which the government should focus to help the farmers to have better income. So that is the core of that whole editorial which we are going to discuss. The next important issue which we are going to discuss related to it is lookout circular on explainer series, and in brief we will be looking about the artificial intelligence chip and how it is different from the normal chip. Now friends, let's come to the issue, the first issue of the day. यहाँ पे क्या है, the center is bearing full duty cut burden, finance minister is saying. So if you will just see that basic excise duty on petrol and diesel which is shared by states remains untouched. देखिए, अब यहाँ पे इशू क्या है, हम एक इसका फंडामेंटल इशू समझते हैं। पहले सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द टैक्स स्ट्रक्चर ऑन पेट्रोल एंड डीजल. So tax structure on petrol and diesel is that petrol and diesel they do not form the part of GST, that is goods and services tax. अभी लास्ट मंथ ही हमने goods and services tax से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट हमने पढ़ा था, where the Supreme Court had ruled that the GST Council's decision is not binding on the states and states can frame their own rules under GST. Okay, so that is the GST. So पेट्रोलियम एंड डीजल दे डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ जीएसटी. तो इनके ऊपर जो टैक्स लगता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपनी टैक्स को इस पर लिवाई करते हैं. सो दैट टैक्स आर द सेंटर विच पुट्स द टैक्स, इट इज एक्साइज ड्यूटी. ओके, एंड स्टेट्स दे लिवाई वैट टैक्स. तो यहाँ पे दिवाली में भी जब दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था पेट्रोल और क्रूड ऑयल का, so excise duty cut was ₹5 on petrol and ₹10 on diesel. Okay, and this cut in the excise duty, it was the part of, as you can see, it was a part of road and infrastructure cess. इसमें कट मारा था गवर्नमेंट ने. अभी जो सेकंड कट हुआ है वो भी इसी सेस में हुआ है. ओके, सेंटर ने जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी है उसके ऊपर कोई भी कट नहीं लगाया है. क्यों नहीं लगाया है? बिकॉज द सेंट्रल गवर्नमेंट सेज कि जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी होता है, द अमाउंट कलेक्टेड अंडर दिस इट इज़ शेयर्ड बाय स्टेट्स. ओके, इट इज़ शेयर्ड बाय स्टेट्स. अब यहाँ पे अगर बेसिक एक्साइज ड्यूटी को अगर गवर्नमेंट रिड्यूस करती है और सेस को रिड्यूस नहीं करती है, फॉर एग्जांपल जो सेस होता है, सेस जो होता है वो पूरा सेंट्रल पूल में जाता है, वो स्टेट के साथ शेयर नहीं होता. तो अगर सेस को बिना रिड्यूस किए अगर बेसिक एक्साइज ड्यूटी को अगर गवर्नमेंट रिड्यूस करती है तो जो स्टेट का जो शेयर है वो रिड्यूस हो जाएगा. तो ऐसा ना हो, इसीलिए जो सेस लगता है, दैट इज रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, दैट हैज़ बिन reduced. Okay, so over here if you will just see that जो स्टीप कट हुआ है इसमें अगर हम देखेंगे, जो अब जो सेंटर का जो शेयर है टैक्स में, दैट इज 20.6%. ओके, नाउ यहाँ पे जो तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारे लिए थोड़ा काम का है. अगर हम यहाँ पे देखें तो तमिलनाडु फाइनेंस मिनिस्टर पलानीवेल थियागा राजन, ही हैज सेड दैट, पहला तो ये है कि द यूनियन गवर्नमेंट डिड नॉट इन्फॉर्म द स्टेट और आस्क फॉर देयर व्यूज वाइल इंक्रीजिंग द सेंट्रल टैक्सेस ऑन पेट्रोल बाय अबाउट ₹23 अ लीटर. ओके, एंड बाय ₹29 अ लीटर सिंस 2014. इसका मतलब कि 2014 से अगर हम देखेंगे तो जो टोटल टैक्स जो ऐड हुआ है पेट्रोल में, इट इज़ ₹23 फॉर पेट्रोलियम एंड ₹29 फॉर डीजल. अब
इनका जो कंटेस्टेंट, ये जो स्टेटमेंट है इनका बहुत इंटरेस्टिंग है. ही सेज दैट अब ये जो टैक्स इंक्रीज हुआ था 2014 में, इसका अगर 50% रिडक्शन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, ओके, सो इट इज सेइंग दैट आफ्टर रोलिंग बैक -50% ऑफ द इंक्रीज, जो इंक्रीज हुआ था बाई ₹23 एंड ₹29, अगर उसमें 50% कट लगा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड ओके, एंड दे आर नाउ एग्जॉर्टिंग और प्रेशराइजिंग द स्टेट टू कट. ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि स्टेट्स दे आर रिलेक्टेंट to cut their value added tax levy on petrol and diesel. For example, if different states they put different VAT on petrol and diesel, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो different states में पेट्रोल और डीजल की वैल्यू अलग अलग होती है. ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ पेड इट्स वैल्यू एडिड टैक्स लिवाइज ऑन पेट्रोल एंड डीजल बाई ₹2.08 एंड ₹1.44 अ लीटर. ठीक है, a day after criticizing the center for offering minimal tax cuts after drastic hikes over its tenure. तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी सेम कंटेंशन है एज पर द तमिलनाडु गवर्नमेंट की. द रेट्स वेर इंक्रीज सिंस 2014 was very higher, okay, and now the center is reducing it very minimally. The next is what are the total taxes which are levied on petrol and diesel. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है फ्रेंड्स, यू आर रिकमेंडेड टू नोट डाउन दिस पैराग्राफ. ओके, ये इन्फॉर्मेशन बार बार न्यूज़पेपर में नहीं आता है. ओके, सो पहली बार आया है, सो प्लीज़ डू दिस. सो द टोटल टैक्स लिवाइड ऑन पेट्रोल एंड डीजल इट इंक्लूड्स बेसिक एक्साइज ड्यूटी, अ स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, ऑफ विच इसमें देखिए एक टैक्स है, बाकी सब ड्यूटी या सेस है. इसमें से अगर जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी है सिर्फ उसी को शेयर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ. इसके पहले देयर वाज अ ड्यूटी कट इन नवंबर 2021 ड्यूरिंग दिवाली, दैट वाज ₹5 अ लीटर ऑफ पेट्रोल एंड ₹10 अ लीटर ऑफ डीजल. ये जो कट था इट वाज आल्सो मेड एंटायरली इन द रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम टैक्सेस. द नेक्स्ट इज़ अबाउट फूड सिक्योरिटी. तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल है, ओके, सो दिस इज़ अदर आर्टिकल. वी मस्ट नो दैट 10 days बैक सेंटर banned the export on wheat. So if you will just look into it, the first statement, that is the government of India announced a sudden ban on export of wheat on May 13, 2022. Okay, now over here if you will just go through this ban, so there was a fear. यहाँ पे देखिए मेन फियर क्या है, पहले तो इसके स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट ने बैन क्यों लगाया. गवर्नमेंट ने बैन इसके लिए लगाया क्योंकि जो वीट प्रोक्योरमेंट है, ठीक है, वो लो है. ठीक है, द वीट प्रोक्योरमेंट इज़ वेरी लो. ठीक, नाउ जो हमारा PDS है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके बाद देयर आर वेरियस स्कीम्स विच आर रन which requires wheat procurement by the government. So since the wheat procurement by the Food Corporation of India and other agencies has been low because of excessive heat in month of March and April, the yield is very low even in the states like Punjab. So that's why center imposed export ban. ठीक है, तो यहाँ पे if you will just see what is the status of procurement. तो status of procurement में अगर हम देखेंगे, so this is the paragraph which gives the status of procurement. So अगर हम देखेंगे कि इस समर में procurement by Food Corporation of India has been very low. अगर लास्ट ईयर देखेंगे तो FCI और अदर एजेंसीज दे प्रोक्योर्ड 43.34 मिलियन टन्स ऑफ वीट. अब करंट सीजन में कितना है, 17.8 मिलियन टन एज ऑफ May 10, 2022. अब यही लो लेवल ऑफ प्रोक्योरमेंट था दैट द गवर्नमेंट has reduced the procurement target from 44.4 to 19.5 million tons, and it has imposed ban on export of wheat. अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे what is the reason behind the low procurement or low production of wheat.
सो यहाँ पे हम देखेंगे कि वाइल वीट प्रोडक्शन दिस ईयर हैज़ बीन लोअर देन एस्टिमेटेड बिकॉज ऑफ हाई हीट एंड अदर फैक्टर्स इन मार्च। ओके, बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम वीट प्रोडक्शन की बात करें, देखिए प्रोक्योरमेंट तो लो है, ठीक है, प्रोक्योरमेंट जो गवर्नमेंट बाई करती है। अब हम चलते हैं प्रोडक्शन के ऊपर कि प्रोडक्शन कितना है वीट का। सो इफ यू विल जस्ट सी दैट वीट प्रोडक्शन वाज 103.6 मिलियन टन्स इन 2018-19। The next is 107.8 million tons in 2019-20 and 109.5 million tons in 2021. इस साल that is 2021-22 में the target was 111.3 million tons. Okay, but जो recent estimate आ रहा है, okay, it has been revised to 105 million tons. Okay, now अगर हम देखेंगे कि there is a increased pressure on India to reverse its export ban on wheat to avoid the food crisis, especially in African countries like Egypt, which were significantly importing wheat from Russia and Ukraine, which are the major exporters of wheat. अब वॉर होने के वजह से there is supply disruption. So यहाँ पे G7 countries and other developing countries they are urging India to meet this shortfall and provide relief to importing countries. ठीक है ना, बट यहाँ पे देखिए एक क्रिटिसिज्म है इन वेस्टर्न कंट्रीज़ का, ऑथर ने किया है दैट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू सी दैट वेस्टर्न कंट्रीज सम ऑफ हुम आर द मच लार्जर एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट हैव देमसेल्व्स नॉट इंक्रीज देयर एक्सपोर्ट्स इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, चलो अब देखिए देर आर टू थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू थिंग्स। फर्स्ट इज इफेक्टिव पीडीएस। इफेक्ट हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो इफेक्टिव पीडीएस होना चाहिए पहला, उसके बाद वी शुड हैव इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट पॉलिसी विच बेनिफिट्स द फार्मर। फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया had the aim to double the farmers income by 2022. So for doubling the farmers income it is very important that we have effective procurement policy. अच्छा, the next is effective PDS. What is the full form of PDS? It is public distribution system. ठीक है, you must have heard about the term called as fair price shop, है ना, जहाँ पे सब्सिडाइज्ड रेट पे वीट राइस एंड पल्सेस दिए जाते हैं फॉर बीपीएल फैमिलीज, अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ओके, दे ऑल आर डन थ्रू पीडीएस। नाउ सी दिस पीडीएस, इसके बारे में देखिए यहाँ पे ब्रीफ दिया गया हुआ है पीडीएस के बारे में। सी द सिस्टम ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट हैज़ बीन इन प्लेस सिंस मिड 1960 एंड इट इज़ द बैकबोन ऑफ फूड पॉलिसी इन इंडिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि देयर आर वेरियस इकोनॉमिस्ट एंड सोशल साइंटिस्ट हु हैव ऑलवेज आर्ग्यूड दैट इंडिया का जो पॉपुलेशन है, इंडिया का जो साइज़ है, उसको देखते हुए जो हमारा फूड सिक्योरिटी है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन से पूरा किया जाना चाहिए, नॉट थ्रू एक्सपोर्ट। जैसे कि 1991 के बाद देयर वर वेरियस इकोनॉमिस्ट हु वर सजेस्टिंग दैट जो इंडिया का फूड स्टॉक है उसको कम किया जाए और जो नीड है फूड सिक्योरिटी के लिए उसको हमें वर्ल्ड ट्रेड के थ्रू पूरा करना चाहिए बाय बाइंग फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड चिकागो फ्यूचर मार्केट। But India has continued with this PDS system, okay, and if you will just see that the stock position, अगर हम stocks buffer stocks लेंगे तो it was 35.8 million tons of stock in April, okay, which is similar to 2019. अगर हम April 30, 2022 का बात करें तो stock of wheat is 30.3 million tons, which is much lower than the 52.5 million tons of last year. बट जो हमारा बफर स्टॉक नॉर्म है उसके हिसाब से दिस फिगर इज कंपैटिबल, दैट इज 30.3 मिलियन टन्स। नाउ अगर हम देखेंगे दैट दिस इफेक्टिव पीडीएस इट वर्कड आउट वेल ड्यूरिंग द कोविड-19 ईयर्स। ओके, द नेक्स्ट इज that why we require PDS and open market operations for selling of wheat in open market, just to cool down food price inflation. For example, if we will just look at the rural food price inflation, it is 8.5%. अप्रैल 2022 में जो रूरल कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है वो कितना है 8.38%। जब हम CPI कर रहे हैं या WPI कर रहे हैं तो हम यही देख रहे हैं कि रूरल इन्फ्लेशन अर्बन इन्फ्लेशन से ज़्यादा है, स्पेशली इन फूड। सो इस चीज़ को बेटर ऑफ करने के लिए वी रिक्वायर अ बेटर PDS,
ओके, जैसे कि केरला और तमिलनाडु में देयर इज बेटर पीडीएस, hence they have very low inflation rates. The next is that is very important to increase the cultivation cost, to increase the profitability of farmers. Why? Because the cultivation cost of farming is increasing. तो अगर हमको प्रमोट करना है प्रोडक्शन को, ठीक है ना, सो वी मस्ट प्रोवाइड रिम्यूनरेटिव प्राइजेस टू फार्मर्स, ठीक है, एंड इट शुड बी अ कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स. नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स उसने अनाउंस क्या किया था कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है वीट के लिए, इट डज नॉट कवर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन फॉर सेवरल रीजन्स, ओके, एंड स्पेशली द कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट. सो दैट्स वाई देयर हैज़ बीन फार्मर प्रोटेस्ट and farmers are very wary that government should not withdraw their procurement support during the harvest season. Okay, the next is because of rise in crude oil prices and other things, the input cost for farmers have increasing, they are increasing, ठीक है ना. तो यहाँ पे there are certain recommendations from the government, from the farmers. The first is there should be no withdrawal of government support in procurement. Government should continue with procuring of food grains from the farmers. Along with that, the All India Kisan Sabha and other farmers organizations उन्होंने डिमांड किया है कि हर फार्मर को प्रत्येक क्विंटल पे ₹500 मिलना चाहिए अबव MSP ऑफ वीट. फाइन, बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट को एक इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के साथ आना होगा, ठीक है. ये जो इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है विच शुड कवर द कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बोर्न बाय फार्मर्स. इससे दो फ़ायदा होगा. इससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो होगा कि देयर विल बी इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ठीक है, विच इज़ नेसेसरी फॉर फूड सिक्योरिटी. सेकेंड फ़ायदा क्या हो जाएगा? सेकेंड फ़ायदा क्या हो जाएगा? डबलिंग द फार्म्स इनकम, ओके, डबलिंग द फार्म्स इनकम. So there will be two-fold benefit of effective monetary policy. But now over here, banning the export is not going to help the farmers, but is going to help the traders, which is the core of this article. Okay. The next is understanding the process of issuing LOCs. तो यहाँ पे LOCs क्या है? इट इज़ लुकआउट सर्कुलर, ठीक है. तो ये जो लुकआउट सर्कुलर है ये क्या है? सो इट इज़ द नोटिस टू स्टॉप एनी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल है जिसको पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या बैंक नहीं चाहती कि वो कंट्री छोड़ के बाहर जाए, ठीक है ना, थ्रू एनी ऑफ द आउटलेट्स लाइक लैंड, एयर एंड सी पोर्ट्स. सो अ लुकआउट सर्कुलर नोटिस इज इशूड अगेंस्ट दैट इंडिविजुअल. नाउ हु कैन इशू दिस लुकआउट सर्कुलर नोटिस? तो ये जो एक बॉडी है, ओके, इट इज़ द वन विच कैन इशू द LOC. सो इफ यू कैन सी दैट द लार्ज नंबर ऑफ एजेंसी विच इंक्लूड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इनकम टैक्स, स्टेट पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, दे आर ऑथराइज टू जनरेट LOCs. ओके, कौन LOC जनरेट कर सकता है? द ऑफिसर हु इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और SP और अ डेप्यूटी सेक्रेटरी इन द यूनियन गवर्नमेंट. उसके बाद क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है LOC को जनरेट करने के लिए? तो FIR नंबर, कोर्ट केस नंबर, ये मैंडेटरी है प्रोवाइड करना. उसके साथ साथ नाम, पासपोर्ट नंबर और अदर डिटेल्स जो है उसको प्रोवाइड किया जाता है. उसके बाद BOI, ठीक है ना, दैट इज़ ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, वो MHA के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. वो इसको फिर एग्जीक्यूट करती है, वो LOC को फिर जनरेट करती है बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट बाय डिफरेंट एजेंसीज. तो देखिए जनरेट कौन करता है? दो चीज़ें हैं. जनरेट कौन करता है? वो है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन. उसके बाद जनरेट होने के बाद इसको इशू कौन करता है? सो हियर आर द पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, सेंट्रल ब्यूरो, DRI, इनकम टैक्स, स्टेट पुलिस एक्सेट्रा. साथ में दैट इफ यू विल नोटिस दैट इवन बैंक्स आर ऑल्सो ऑथराइज टू इशू LOC, ठीक है. जैसे कि पास्ट में लाइक इफ यू विल जस्ट सी दैट several businessmen who have run into problem with the banking system and they have ran away from the country. They left the country like Vijay Mallya, Nirav Modi, Mehul Choksi. They have fled the country after defaulting on loans.
तो MHA ने 2018 में इसमें चेंजेस लाया और इट ऑथराइज्ड द चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू जनरेट LOCs अगेंस्ट पर्सन्स हु कुड बी डेट्रीमेंटल टू इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो बैंक्स खुद जनरेट कर सकती हैं बाय द अमेंडमेंट ऑफ 2018। अब यहाँ पे हम आते हैं, एक केस है बहुत ही इंटरेस्टिंग विजय माल्या का, एक टेक्निकलिटी यहाँ पे इन्वॉल्व है। इफ़ यू विल जस्ट सी दैट CBI ने अक्टूबर 16, 2015 को विजय माल्या को डिटेन करने के लिए लुकआउट नोटिस निकाला, ठीक है, टू डिटेन, गॉट इट। नाउ इन November 23, 2015 इट वॉज डाउनग्रेडेड टू इन्फॉर्म ओनली। क्यों? क्योंकि माल्या के अगेंस्ट कोई FIR अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ था। ओके, नाउ वी कम टू नो दैट इज देयर एनी अदर क्लॉज अंडर विच एन इंडिविजुअल कैन बी स्टॉप। कोई ऐसा क्लॉज है जिसके अंडर इंडिविजुअल्स को स्टॉप किया जा सकता है, जैसे कि पहले भी केस हो चुके हैं, लाइक प्रिया पिल्लई इन 2015, ग्रीन पीस एक्टिविस्ट प्रिया पिल्लई, इनको स्टॉप किया गया था फ्रॉम ट्रैवलिंग टू लंदन। ये रिक्वेस्ट किसने डाला था? इंटेलिजेंस ब्यूरो ने। ओके, सो द ये जो LOC था, लुकआउट सर्कुलर, इसको बाद में क्रैश कर दिया था दिल्ली हाई कोर्ट ने और इनको अलाउ किया गया था दैट नाउ शी कैन ट्रैवल। ओके, नाउ इफ़ यू विल जस्ट सी दैट 2010 में मिनिस्ट्री का एक गाइडलाइन है, होम मिनिस्ट्री का, जिसमें पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज को LOC जनरेट करने का हक है इन एक्सेप्शनल केसेस एंड दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द पैरामीटर्स और केस डिटेल्स। उसके बाद जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, तो जितने भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिशियंस थे, जर्नलिस्ट थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, दे वर ऑल नॉट अलाउड टू फ्लाइंग आउट ऑफ द कंट्रीज। नाउ सी द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन LOC के बारे में है कि क्या LOC जो है वो किसी भी इंडिविजुअल को दिया जा सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेज दैट नो, इट इज़ अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट and it cannot be shown to the person against whom the LOC has been issued। अब ये जो केस है जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आया था, तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में यही इशू था कि द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट डायरेक्टेड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू शो दिस LOC टू द पर्सन हु हैव बीन अगेंस्ट whom this LOC has been generated, but center filed the appeal in the Supreme Court and Supreme Court quashed this paragraph। The next is AI chips, artificial intelligence chips। Now see, what is this artificial intelligence chips? तो artificial intelligence chips are, इनके अंदर एक specific architecture होता है जिसके अंदर AI acceleration integrated होता है, और ये जो integrated AI acceleration है ये support करता है deep learning based applications। ओके, अब ये deep learning को हम और क्या कहते हैं? डीप लर्निंग को हम और भी कहते हैं एक्टिव न्यूरल नेटवर्क, और डीप न्यूरल नेटवर्क ये मशीन लर्निंग का पार्ट है एंड इट कम्स अंडर द ब्रॉडर अम्ब्रेला ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद ये जो एक्टिविटी है ये कंबाइन करता है कमांड एल्गोरिथम दैट स्टिमुलेट एक्टिविटी एंड ब्रेन स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं व्हाट इज AI। सो देज आर द हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स, ओके, एंड if you will just see and they are complementary for packaging, memory, storage and interconnect technology, and they are possible to infuse AI into a broad spectrum of applications to help turn data into information and then into knowledge। ठीक है, तो ये चिप्स हैं ये सिर्फ डेटा तक ही लिमिटेड नहीं रहती हैं, ये डेटा को कैप्चर करेंगी, उसको प्रोसेस करके उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगी और इस इंफॉर्मेशन को वो नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं। Okay, that is what all artificial intelligence is about। Now why there has been why these AI chips are used and where it is used? So it is used for NLP application। What is the NLP full form? It is natural language processing। Okay, तो जैसे कि there has been demand for chatbots जैसे आपने देखा होगा, online channels such as Messenger, Slack, they all use NLP to analyze user message and conversational logic।
Now, who are the main producers of AI chip? So it is Nvidia Corporation, Intel Corporation, IBM Corporation, Alphabet Inc. जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, Samsung Electronics, Apple Inc. They are the key players of AI chips. The next is, जैसा कि हम जानते हैं क्वाड की मीटिंग जो अभी थी वो टोक्यो में हो रही है थी, ठीक है. यहाँ पे if you will just see that the US has launched an initiative जिसका नाम है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क. ओके, so it was Joseph Biden has unveiled the Indo-Pacific Economic Framework. It is a US initiative for trade partnership in the region. Fine. तो यहाँ पे एक व्यू है that this is to counter the 15 nation regional comprehensive economic partnership and 17 nation trans-Pacific partnership of which China is the member. उसके बाद what is the position of India? So you can see that India has not taken the decision on joining the framework, but it is keen on understanding the contours of the American plan. The next is that who are all going to meet tomorrow on Tuesday. So US President Joe Biden, Japanese Prime Minister Fumio Kishida और ऑस्ट्रेलिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी एल्बनीज, ठीक है. दे ऑल विल बी मीटिंग हियर फॉर बायलैटरल टॉक्स. नाउ व्हाट आर द फोकस एरिया? एज वी कैन सी, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट चेंज, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी. The next is several other issues which are going to be discussed is war in Ukraine, food security, vaccine initiative, and US push to bring Taiwan back as an observer at the World Health Assembly. अब हम आते हैं यहाँ पे क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव. ये बार बार आ रहा है, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम. तो अगर हम देखेंगे लास्ट ईयर क्वाड ने कमिट किया था फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग 1 बिलियन ऑफ वैक्सीन मेड एट हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई बाय द एंड ऑफ 2022. दिस इज़ द क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव, बट उसके ऊपर अभी तक कोई हेडवे नहीं आया है. अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि इसके इम्प्रूवमेंट्स क्या हो सकते हैं क्वाड इनिशिएटिव पे, तो यहाँ पे यूएस डेवलप्ड एंड फंडेड इंडिया मेड वैक्सीन्स भी यहाँ पे हम दे कैन बिकम द पार्ट ऑफ यूएस क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव. The next is the Indian government is going to spend rupees 2 trillion or $26 billion, okay, for current fiscal year for providing cushion to consumers from rising prices and fighting the inflation. okay. अब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं वो ध्यान में रखिएगा. The new measures will be the double of rupees 1 trillion hit government revenues could take from tax cut on petrol and diesel. ठीक है. The next is NPG. ये एक वन लाइनर है तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए. So what is the full form of NPG? It is Network Planning Group. It comes under the PM Gati Shakti initiative. And now all logistics and connectivity infrastructure projects which are to be made under PM Gati Shakti plan, okay, जिसका इन्वेस्टमेंट रुपीज़ 500 करोड़ से ज़्यादा है, दे विल ऑल बी रूटेड थ्रू नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप. द नेक्स्ट इज़ कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे डॉनबास रीजन, पहले हम डॉनबास रीजन को एक बार फिर से कर लेते हैं. डॉनबास रीजन ये ईस्टर्न यूक्रेन का पार्ट है. इट इज़ अ इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन. इस रीजन का जो ओनली पोर्ट है वो है मैरियोपोल, ठीक है. नाउ विच रशिया क्लेम्स दैट इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया. यहाँ पे जो एक स्टील प्लांट था जहाँ पे रशियन फाइटर्स, रशियन फोर्सेस वेर स्टेशन, अजोवस्ताल, नाउ इट हैज़ बीन कम्प्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया. अब वहाँ पे क्या हुआ है कि रशिया इज प्रेसिंग इट्स ऑफेंसिव इन डॉनबास रीजन. ओके. नाउ
आफ्टर द रशिया यूक्रेन क्राइसिस, पोलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं एंड्रेस दूदा, ही हैज़ बिकम द फर्स्ट president to first foreign leader to address the Ukrainian parliament since the start of the war. अब यहाँ पे सेकंड क्या चल रहा है, दैट कीव जेलेंस्की जो है कीव के मतलब यूक्रेन के प्रेसिडेंट, ही इज आस्किंग EU, दैट इज यूरोपियन यूनियन, टू फास्ट ट्रैक यूक्रेनियंस प्रपोजल टू ज्वाइन द EU. द नेक्स्ट वन इज इंडिया एड रिचेज श्रीलंका पोर्ट. तो यहाँ पे क्योंकि इंडिया इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन हेल्पिंग श्रीलंका, so this type of news becomes important. So if you will just see over here that Sri Lanka has received $2 billion worth of humanitarian aid, which includes milk powder, rice and medicines from India. Okay, now this is the first consignment under a larger $16 billion commitment of 40,000 metric ton of rice, 500 metric ton of milk powder and medicines by the government of Tamil Nadu. Okay, so we already know that India has extended the assistance of worth $4.5 billion till now. Now friends, let's move to sports. There are certain news related to sports. तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रीमियर लीग टाइटल, ठीक है ना. तो मैनचेस्टर सिटी हैज़ वन द 6th प्रीमियर लीग टाइटल इन 11 सीजन्स ऑन संडे. तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि इस साल का प्रीमियर लीग किसने जीता, तो इट इज़ मैनचेस्टर सिटी. द नेक्स्ट इज Spanish Grand Prix. So Spanish Grand Prix, which was held on Sunday, it has been won by Max Verstappen, okay, fine, and by defeating Charles Leclerc. The next is about the Thomas Cup. So it is the badminton cup, Thomas Cup, badminton cup. India has won this cup. Now it is the historic win for India. So now the Thomas Cup was won by India by defeating Indonesia. Okay, and the Thomas Cup was held in Bangkok, in Indonesia itself. So friends, that's all for today. We will be meeting tomorrow again with the daily Hindu analysis. Have a nice time. Take care. Thank you.